सभी को नमस्कार। अब हम बाल मनोविज्ञान के जो एमसीक्यूज कर रहे थे इसके अगले पोर्शन में जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्ट 2। ये इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक सेम रहेगा हमारा, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आंकलन एवं मूल्यांकन। अब इस आप सबको फिर से वही करना है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ के उसको एक्सप्लेन करूं उसके पहले ही आप अपना क्वेश्चन पढ़ के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और लास्ट में हम लोग चेक करेंगे 20 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो क्यों गलत हुए हैं और उसको किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। कॉमन का मतलब क्या है? जब हम लोग बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं इसमें मेजरली चीज़ें कॉमन सेंस की जैसे काम करती हैं और कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, सन याद करने होंगे, कुछ थ्योरीज होंगी वो याद करनी होंगी। लेकिन अगर जब हम लोग व्यवहारिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो कॉमन सेंस जैसा काम करेगा। वो कॉमन सेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि बचपन से लेके आज तक जब हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, तब से लेके अब तक आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। वो जितनी भी चीज़ें देखी सुनी हैं उन सब के आधार पे हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्योंकि मेजरली चीज़ें जितनी भी हम लोग पढ़ते हैं या जितने भी हम लोगों ने देखा होगा असेसमेंट में, इवैल्यूएशन में, असेसमेंट मतलब जितनी भी आपके एग्जाम्स होते हैं या फिर प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को दिया जाता है, तो इन सब चीज़ है, ओरल एग्जाम होता है जो मौखिक परीक्षा होती है, इन सब के आधार पे हम सबका इवैल्यूएशन होता है। हम सबको ये बचपन में ये बताया जाता था कि आप इस चीज़ में अच्छे हैं या फिर इस चीज़ में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ए सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बी सब्जेक्ट में थोड़ी सी कमी है, इसमें आपको अभ्यास की आवश्यकता है। जब भी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जब भी बात आती है तो इसमें मेजरली हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है जो चीज़ फॉल नहीं करती उसको हम लोग काटते चले जाते हैं, लास्ट में जो बच जाता है उसको हम लोग ले लेते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि 2 या 2 से अधिक जो ऑप्शंस हैं ये आपको ठीक लगेंगी, तो उसमें आपको देखना है जो ज़्यादा सही है उसका जो प्रश्न के हिसाब से जो ज़्यादा सही ऑप्शन लगे उसको हम लोग टिक करेंगे। प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते सारी चीज़ें आप सीख लेंगे। बहुत कठिन नहीं है, बेहद आसान है। ये सीरीज खत्म होते होते आप समझ जाएंगे कि ये कितना आसान है। नाउ प्रश्न नंबर 21 कहता है सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय मतलब इसका ध्यान नहीं रखता, बाकी सब चीजों का ध्यान रखता है। आंकलन मतलब असेसमेंट। अब पहला क्या है? विद्यार्थी की त्रुटियां। ऑफकोर्स त्रुटियां देखते हैं हम लोग। अधिगम शैलियां मतलब लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं उसके, ये भी सही है। विद्यार्थी की क्षमताएं क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और विद्यार्थी की आवश्यकताएं क्या हैं। अगर आप देखेंगे तो सारे ही आपको ठीक ठाक दिखेंगे, सब आपको लगेगा सारे ही आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन इसे मोस्ट अप्रोप्रिएट देखिए कि ये चीज़ नहीं देखी जाती। त्रुटियां ऑफकोर्स देखते हैं, अधिगम शैलियां भी देखते हैं, क्षमताएं भी देखते हैं, उसकी आवश्यकताएं भी देखते हैं, लेकिन लीस्ट लाइकली क्या है, सबसे कम क्या है, सबसे कम जरूरत हमें होती है उसकी आवश्यकताओं की। क्योंकि जब भी हम लोग लर्निंग स्टाइल में या फिर हम बात करें कि जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम होता है या शिक्षण अधिगम जो जितने भी तरीके होते हैं उन सब में अगर बात करें तो आवश्यकताओं की कोई लिमिट नहीं हो सकती। आवश्यकताएं ढेर सारी हो सकती हैं और आवश्यकताओं के हिसाब से ढेर सारी हम उनको सुविधाएं भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ मिनिमम चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लुकिंग एट द काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन सब के हिसाब से, अगर संसाधन जितने भी हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो आवश्यकताएं जो मिनिमम है, जो कम से कम है, जिनकी ज़रूरत होती ही है, उन सबको हम लोग हर जगह प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करें शाम पट की बात करें, मतलब ब्लैक बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, है ना, या फिर किताबें चाहिए। मिड डे मील की बात करें, यानी या फिर एक लैब होना चाहिए, कंप्यूटर लैब, एक साइंस लैब होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक है। इसके अलावा आप जो जितनी भी चीज़ें देंगे वो सब क्या करेगा, एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करेगा आपके टीचिंग स्टाइल को, वो आपको और बेहतर होने के लिए प्रेरित करेगा और बच्चों को और जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या समाधान उपागम, इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का विशेष चिन्ह इनमें से कौन सा है ये हम देखेंगे। पहला क्या कहता है? समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। एक ही थ्योरी पे कोई समस्या बेस्ड होगी ऐसा नहीं होता।
जो बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर होते हैं जो एक ही समस्या के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं, फिर मल्टीपल चीजों के ऊपर काम करते हैं। दूसरा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है ना। जो भी जब समस्या जब बताई है कि कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अंदर ही आपको एक अंडरलाइन रूप से आपको एक हिंट दिया जाता है कि इसका सोल्यूशन शायद ऐसा हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। समस्या मौलिक होती है, फंडामेंटल होती है, नहीं जरूरी नहीं है कि वो मौलिक ही रहे, कभी कभी पेरिफेरल भी हो जाती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। इसमें अगर हम देखें तो हम मोस्ट लाइकली आंसर क्या समझ में आता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। जब भी आप कोई केस स्टडी पढ़ेंगे, है ना, केस स्टडी के अलावा अगर आपने कोई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर आपने कोई जैसे समस्या समाधान के हिसाब से अगर कोई भी प्रश्न दिया है, समस्या दी है, तो उसके अंदर ही कहीं ना कहीं छोटा सा उसका एक आंसर भी दिया होता है, उसका हिंट हमेशा होता है। इसमें आप कम्युनिकेशन के क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे निर्णय निर्माण के प्रश्न होते हैं, उसमें भी आपका जो समस्या के अंदर ही आपका एक हिंट होता है जिसमें आपका उत्तर छिपा होता है, वो आपको पढ़ना होता है। प्रश्न नंबर 23 कहता है, बच्चों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसने क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है कि सही क्या है। ए कहता है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। जब भी हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करते हैं, समस्या के समाधान की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो हम कभी भी इसको एक बर्डन लेके नहीं चलते, एक अपॉर्चुनिटी लेके चलते हैं कि ये एक नई उपलब्धि हो सकती है फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके। और कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या है तो हर समस्या का समाधान पॉसिबल है। उस समस्या का समाधान करना कैसे है, ये शिक्षक को देखना है। जब भी कोई किसी भी उत्तर में जब चीजें थकाने वाला लगे, बोझिल लगे, तो वो चीजें मोस्ट लाइकली नहीं होती। बी कहता है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। त्रुटियों को बच्चों के द्वारा ऑफकोर्स सुधारा जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उसकी उम्र कितनी है, वो त्रुटि को समझ भी पा रहा है कि नहीं पा रहा, या त्रुटि तो पता है उसको, क्या उसका समाधान भी समझ पा रहा है वो, है ना। तो एक शिक्षक को एक मैच्योर होने के नाते, थोड़ा सा गंभीर होने के नाते चाहिए कि वो सारी समस्याओं को देखे, समझे और समस्या के हिसाब से उसका समाधान निकाले। सी कहता है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को क्या चाहिए कि जितने भी विद्यार्थी उन सबकी समस्याओं का सॉल्यूशन देना या उनका कोई भी समस्या को समाधान देना, ये उसका काम है, ये उसकी जो टास्क जॉब लिस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत ये आता है। लास्ट कहता है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम पूरा करना ही अपने आप में मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य नहीं होता। पाठ्यक्रम इसलिए होता है ताकि टीचर को, शिक्षक को एक गाइडलाइन मिले कि हाँ इतना पढ़ाना है, इतनी चीजें बच्चे को समझ में आनी चाहिए इस उम्र के हिसाब से या इस क्लास के हिसाब से। तो ये ऑफकोर्स नहीं होगा। पाठ्यक्रम सिर्फ हमारे लिए संकेत मात्र, निर्देशन मात्र होता है, और ये मोस्ट लाइकली हो सकता है। ये भी नहीं था जैसे हम लोगों ने बोला, और ये भी नहीं था, तो बचा क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, सतत व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जब हम लोगों ने सतत की बात की, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप इन सब की थ्योरी के बारे में समझेंगे, एल थर्स्टन, बहुविधि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण और जेपी गिलफोर्ड। जब इन सब की थ्योरी आप पढ़ेंगे तभी आप इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। अभी के लिए इसका आंसर है डी, इसको आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 कहता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन डैश पर बल देता है, सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। वो किसके ऊपर फोकस करता है? ए है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण,
व्यापक स्केल पे मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के ऊपर उसका कॉन्टिन्यूसली परीक्षण करते रहना चाहिए। समझें कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। इस पर किस प्रकार उसको अवलोकित किया जाए और अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। मतलब कोई भी अगर सीखने में अगर कोई भी समस्या है तो उसको किस तरीके से उसमें सुधार किया जाए। समस्या है तो समाधान उसका किस प्रकार होगा। सी कहता है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, मतलब जो भी आपकी टीचिंग है और जो उसके एग्जाम्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, कि बोर्ड परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न हम फिर से देखते हैं, कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन पर डैश पर बल देता है। किस पर बल देगा? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। डेफिनेटली कोई सेंस नहीं बन रहा है इसके साथ। अब बचे हमारे पास 3, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन किस लिए होती है? ताकि हम ये समझ सकें कि बच्चे ने पढ़ाई किस प्रकार की, उसको समझ में कितना आया। तो ये हम पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू परीक्षाओं पर, कि परीक्षाएं हुई कि नहीं हुई, इसके ऊपर बहुत जोर नहीं होता। इसके ऊपर जोर होता है कि बच्चे ने सीखा कितना, और सीखने के हिसाब से उसका मूल्यांकन होता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ये भी ठीक है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए, ये है मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि आपने सिखा भी दिया, आपने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, और आपने अगर कोई समस्या थी आपने उसको सुधार भी दिया। अगर हम ए देखें, बी और सी और डी तो हमारे वैसे भी कट गए हैं, तो हमारे पास क्या बचा? ए और बी। ए देखोगे तो क्या उसने क्या बोला? शिक्षा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षा, कि वो सीखने पर ध्यान दिया। अब उसने, अगर हम बी देखें तो बी ज्यादा डिटेल में इसका उत्तर हो सकता है इसका। ए को देखें वो समराइज फॉर्मेट में हो सकता है। चलो प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं। 26 कहता है विद्यालय आधारित आंकलन, मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें कैसे होगा? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। मतलब जो भी बोर्ड है आपका, सीबीएसई है, मे बी छत्तीसगढ़ बोर्ड है, आईसीएसई है, कैम्ब्रिज है, जो भी बोर्ड है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कम कर देता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है विद्यालय आधारित आंकलन। नहीं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। सार्वभौमिक इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो राष्ट्रीय मानक है इनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। नहीं, कोई भी आंकलन किसी भी तरह का की बाधा नहीं बन सकता। वो हमेशा सिर्फ समस्या का समाधान करने के लिए होता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। हाँ, ये सही उत्तर हो सकता है। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो कोई भी लापरवाह बनाने वाला काम उसमें नहीं होता। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ ऑप्शन सी। तो ये क्या है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया, कॉग्निटिव कोई भी एक्शन है, नई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ए क्या कहता है? पहचान करना, सही है। बी कहता है अंतर करना, ये भी सही है। सी कहता है वर्गीकृत करना, और डी कहता है वर्णन करना, उसको एक्सप्लेन करना। अभी यह प्रश्न दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया नई सूचना के विश्लेषण के लिए, जो भी नई सूचना होगी उसके विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटी, नई इंफॉर्मेशन होगी उसको समझने में, उसको एनालाइज करने में यूज की जाती है? पहचान करना ठीक है, वर्गीकृत करना, उसको अलग अलग सेक्शंस में बांटना, ये बहुत बाद का काम होता है। वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, ये भी काम बहुत बाद का काम होता है। पहचान करना इमीडिएट होता है। अंतर करना इसका बेसिक गोल होता है। तो आंसर क्या हुआ? बी। ये आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ये बेसिकली थ्योरी है। थ्योरी के बाद इसका उत्तर आप समझ दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? राजेश अति लोलुप पाठक है। लोलुप पाठक का मतलब कहता है वोरेशियस रीडर, जो बहुत पढ़ता हो। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः
पुस्तकालय जाता है, लाइब्रेरी जाता है और भिन्न प्रकरणों की पुस्तकें पढ़ता है, डिफरेंट जेनरा की बुक्स पढ़ता है वो। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में, लंच ब्रेक में भी अपने परियोजना कार्य करता है, जो भी प्रोजेक्ट वर्क है उसको करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों तथा अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती। कहने की जरूरत नहीं होने का मतलब क्या होता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत मजा आता है पढ़ने में, इसलिए वो पढ़ता रहता है और वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तथ्य आधारित शिक्षार्थी, फैक्ट बेस्ड स्टूडेंट है वो, उसको फैक्ट बहुत मजे आते हैं, फैक्ट याद करता है और चल लेता है। नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा। दूसरा है शिक्षक अभिप्रेरित, उसमें लिखा है कि शिक्षकों और अभिभावकों को कभी भी उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो शिक्षक मोटिवेटेड भी ये नहीं हो सकता, टीचर मोटिवेटेड। आंकलन आधारित शिक्षार्थी, आंकलन मतलब इवैल्यूएशन, असेसमेंट बेस्ड, जो उसको अपने रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट से शायद उसको मतलब नहीं है, उसको पढ़ने में मजा आता है तो उसको पढ़ने में ज्यादा फोकस है उसका। और डी क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, इंटरनली मोटिवेटेड है वो, सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट है वो। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, आई एम श्योर आप सब लोगों ने कर लिया होगा। नीचे अपने ऑप्शन डालते चले जाइए कमेंट बॉक्स में और फिर देखिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाए और कितने ऐसे हैं जो आपको याद करने की जरूरत है, सीखने की, समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, डैश के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं। मतलब एक यही चीज नहीं देती, बाकी एक यही ऑप्शन जो है वो सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा नहीं देती, बाकी सब देते हैं। तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा तो आप समझ पाएंगे कि प्रश्न क्या है। ए कहता है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, पृष्ठ पोषण इज फोस्टर केयर, है ना, इंटरनल मोटिवेटेड काइंड ऑफ। बी कहता है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ऑफ कोर्स करते हैं। सी पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थी को कहना कि जो आपका जो विषय जो पढ़ाया गया है इसके ऊपर आप बैठ के इसके ऊपर मनन कीजिए, मनन चिंतन कीजिए, कि बैठ के इसके ऊपर विचार कीजिए। डी क्या कहता है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। अभी प्रश्न क्या उल्टा था, है ना, कि डैश के अतिरिक्त, कि ये नहीं होगा बाकी सब होगा, कि क्या नहीं होगा, कि ढेर सारे परीक्षण लेना। परीक्षण लेना एक मोटिव नहीं होता, एग्जाम लेना या टेस्ट लेना वो किस लिए होता है, ताकि बच्चों को हम समझ सकें कि उसको कितनी समझ में आई है, कितना उसको समझ में नहीं आया है, जो नहीं आया है वो क्यों नहीं आया है, और उसको रेडी करना नेक्स्ट क्लास के लिए, अपनी उम्र के हिसाब से वो ज्ञान अर्जित करने के लिए, ये बेसिक उसका टास्क होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 30 कहता है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। अब प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या कहता है, बावर्ची, बावर्ची मतलब शेफ, शेफ मतलब वो व्यक्ति जिसको जो खाना बनाने में एकदम निपुण है, वो एक्सपर्ट है खाना बनाने का, लेकिन खाना बनाने के बाद वो फिर टेस्ट करता है, उसको टेस्ट करने के टाइम वो क्या करता है, सीखने का आंकलन करना, वो ऑलरेडी सीख चुका है ना, उसको उसके आंकलन करने की शायद जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सीखने के लिए आंकलन करना, कि अभी से थोड़ी देर के लिए उसको आदत है 12 लोगों का खाना बनाने की और अचानक से 200 लोगों का खाना बनाया है उसने, ठीक है ना, तो यहाँ उसको देखना है कि नमक ठीक है कि नहीं, कुछ कोई चीज की कमी तो नहीं है, कुछ अधिक तो नहीं चला गया है, तो ये क्या हो सकता है, सीखने के लिए आंकलन। हाँ, मोर सेंसिबल है ये। सी क्या कहता है, सीखने के रूप में आंकलन, सीखना चाहता है इसके लिए आंकलन उसका मोस्ट। ये अगर देखोगे तो चारों के चारों आपको एक जैसे नजर आएंगे, इनके अंदर बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत छोटा सा अंतर है इनके अंदर। वो छोटा आंसर आपको एक शब्दों का खेल है, बस ये जाल है, उस जाल से बाहर निकलना है आपको। सीखने के रूप में आंकलन शायद नहीं। नेक्स्ट है आंकलन और सीखना, आंकलन करो और सीखते चले जाओ, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, आइडियली चारों आंसर ठीक है ना, लेकिन आप जब शब्दों का खेल देखेंगे तो आप पाएंगे सीखने के लिए आंकलन, कि उसने आता है उसको, लेकिन आने के बाद भी अब उसको क्या करना है, वो कॉन्टिन्यूसली अपनी लर्निंग एबिलिटी चलती जा रही है, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है खाना बनाते बनाते,
और उसके बाद वो उसको टेस्ट करके ये समझता है कि हाँ ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है ये फिट बैठा कि नहीं बैठा। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है सीखने के लिए आंकलन। बाकी चारों ठीक है, चारों सिर्फ शब्दों का खेल है, इसको आप थोड़ा सा 5-6 बार पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है, विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो इसलिए शुरू किया था क्योंकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, उसका मतलब हर किसी को वो उसकी पावर्स मिल जाएं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, किसी एक के हाथ में ना रहे। राष्ट्र में नेशन वाइड विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है ऐसा। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की उन्नति को की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। somehow yes, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपने विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। जब भी हम लोग तुलन की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, तो कंपैरिजन इज ए नेगेटिव एरिया, ये नकारात्मक सा शब्द है ये। तो जब तक वो बहुत स्पेसिफिकली यहाँ समझ में आया कि कंपैरिजन किसी पॉजिटिव चीज के लिए हो रहा है, किसी सकारात्मक चीज के लिए हो रहा है, तब तक हम तुलन को नेगेटिव करेंगे, उसको हम लोग ना ही कहेंगे। तो अभी हमारे पास क्या बचा, बी और सी बचा। सी क्या कहता है, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, कि शिक्षक को अध्यापक को आप मोटिवेट करें कि उनकी सारी गतिविधियां लिखते रहें। बी क्या कहता है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या हुआ कि विद्यार्थी का जो विकास है, संपूर्ण विकास, होलसम डेवलपमेंट है बच्चे का, इसको निश्चित किया जा सके, इसको कंफर्म किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है ना। नहीं को मार्क कर लीजिएगा, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी है नहीं लिखेंगे, वो नहीं है लिखना है। ए क्या कहता है, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। बी कहता है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, मतलब उनका फीडबैक लेना, उनका फीडबैक कैसा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसके प्रति। सी कहता है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। डी कहता है स्व आकलन के लिए कौशल को प्रतिमानित करना। अब इसमें हम क्या देखें, प्रतिमानित मतलब पैटर्न करना हो, एक तरीके से उसका एक सीक्वेंस बनाना। ये क्या बोलता है, कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। ये प्रश्नोत्तर की बात की है, ये उसके रिएक्शन की बात की है, उसकी फीडबैक कैसा है, प्रतिक्रिया कैसी है। ये अगेन उसको परिचालित करने की बात करता है प्रश्नोत्तरी को। और डी क्या कहता है, सेल्फ इवैल्यूएशन की बात करता है, सेल्फ असेसमेंट की बात करता है, सेल्फ असेसमेंट के कौशल को प्रतिमानित करना। तो ऑफकोर्स ये ए, बी और सी से अलग है, डी, इसलिए उत्तर क्या होगा, डी। अपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा ताकि लास्ट में आपको ये समझ में आए कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते थे। नहीं आते थे तो उसके लिए हम वीडियो फिर से देखेंगे और हम देखेंगे हमसे क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, क्या हमें कोई फैक्ट याद करने की जरूरत है या फिर हमें प्रश्न को और ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 33 कहता है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। बाधित नहीं करता, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को क्या चीज नहीं रोकती। अंतर्दृष्टि, इंसाइट, नहीं इंसाइट तो सॉल्यूशन देता है। मानसिक प्रारूपता, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, हाँ ऑफ कोर्स अगर आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप शायद समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे, आप उसमें और उलझ जाएंगे। मोर्चाबंदी इज लाइक बैरिकेड करना, बहुत मे भी शायद एग्रेशन में काम करना या नेगेटिव सब कुछ दिमाग में चलते रहना, तो ये भी नहीं होगा। निर्धारण भी एक हद तक देखेंगे तो हमेशा वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो इसने क्या सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित
नहीं करता। क्या बाधित नहीं करता? ये है इनसाइट्स, जो उसकी अंतर्दृष्टि है ये उसको बाधित नहीं करती। अंतर्दृष्टि हमेशा हमेशा समाधान देती है हर समस्या का, वो उसको रोकती नहीं है। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, रचनात्मक आंकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार इसके विपरीत भी। मतलब जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कभी कभी क्रिएटिव हो सकता है और कभी कभी क्रिएटिव है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है। हाँ डेफिनेटली बिल्कुल होता है, आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बी क्या कहता है? संकलनात्मक आंकलन क्रिएटिव असेसमेंट से अभिप्राय है कि आंकलन अधिगम का एक निरंतर और अभिन्न अंग है। लर्निंग का जो है एक कॉन्टिन्यूअस और इनडिस्क्रिमिनेट पार्ट है उसका, अभिन्न अंग है उसका, वो उसे हट नहीं सकता। आंकलन अधिगम का एक निरंतर कह सकते हैं समहाउ। सी क्या कहता है? रचनात्मक आंकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण करना। हम कभी भी श्रेणीकरण नहीं करते हैं चीज़ों को, हम फेल पास बताते हैं, हम ये समझाते हैं कि समस्या क्या थी, हम ये समझाते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम था बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो श्रेणीकरण करना अपने आप में थोड़ा सा गलत हो सकता है। रचनात्मक आंकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। कभी कर पाता है, कभी नहीं कर पाता। बच्चे को कभी कभी चीज़ें याद नहीं होती, रोट लर्निंग हमेशा हेल्प नहीं करती। और जब भी हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रश्न का उत्तर दिया, प्रश्न किस प्रकार का है, इस पर ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती हैं। कि प्रश्न हो सकता है बहुत फैक्ट बेस्ड हो, है ना, और बच्चे का दिमाग शायद ज़रा एनालिटिकल ज़्यादा चलता हो, वो फैक्ट का यूज़ करके किस तरह से एनालिसिस क्रिएट करता हो, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालता हो उसमें से। तो एक या दो में हो सकता है। एक और दो में देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा ए है। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है? एक अध्यापक और अध्यापिका विद्यार्थियों को किस विषय की अपनी अवबोधनात्मक इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता और कहती है वह? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हिंदी है इसकी। प्रतिबिंबित की बात करें तो रिफ्लेक्शन की बात आती है ना। अवबोधनात्मक कहें तो इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है ये। और संकल्पनात्मक मानचित्र की बात करें तो वो सोच के क्रिएटिव सा एक मैप बना देगा। अगर कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर बोले कि आपने कुछ भी पढ़ा है उसका एक बढ़िया सा क्रिएटिव सा आप एक मैप बना के दिखाए तो ये क्या होगा? ए है विद्यार्थी की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रहा है कि उसको याद करने में शायद हेल्प करेगा। बी क्या है? रचनात्मक आंकलन कर रही है कि उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है। सी क्या है? छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। हाँ ये सही है, ऐसा करते हैं, बिल्कुल सही है ये। डी क्या है? छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा और रही है। कह सकते हैं समहाउ, लेकिन पार्शियली है ये, फुली नहीं है। तो अगर हम इसमें देखें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा ए, बी और सी में से, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा बी। इसमें ए और सी ऑटोमेटिकली समाहित हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात वो कर रहे हैं यहाँ पे कि वो समझ पाएं कि आपको कितना समझ में आया है, या आप किसी भी चीज़ को अगर बहुत सरल तरीके से आप उसका मानचित्र बना सकते हैं तो किस तरीके से उसको बना के रिप्रेजेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण के में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? समटाइम्स अगर आप हिंदी देखेंगे तो बहुत कठिन है, लेकिन पढ़ते पढ़ते सब आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम क्या है? एक स्कॉलर हैं। ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे इसको, तो जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है उसके थोड़ा सा कठिन होगा। ये क्या कहता है? आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना।
बी कहता है समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। सी कहता है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। डी कहता है वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो अगर हम ब्लूम के हिसाब से बात करें तो वो कहते हैं इसका एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। प्रश्न नंबर 37 ये कहता है आंकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है। मतलब जब भी असेसमेंट हो रहा होता है तो देविका बहुत एनर्जेटिक होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। राजेश बहुत डिप्रेस फील करता है, बहुत दुखी हो जाता है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? जब उनके इमोशनल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो वो किससे रिलेटेबल हैं? एक की बात करें समांतराल समय है, जो टाइम है उसका डिफरेंस शायद नहीं। भावनाओं की पराकाष्ठा ना कोई सेंस नहीं है इसमें। अनुकूलन का स्तर के कौन कितना अनुकूल है चीज़ों को लेके, हाँ ये हो सकता है। विचारों का घनत्व के उन कितने विचार, किसके विचार ज़्यादा डेंस हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं, इससे कोई लेना देना शायद नहीं है इसका। तो आंसर क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? प्रश्न फिर से देखें क्या पूछा उसने जो सही नहीं है। ए क्या है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है, यह विद्यार्थी में तनाव को कम करता है। हाँ, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन तनाव को कम करता है, ये बिल्कुल सही बात है, विद्यालय आधारित भी है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, ये भी सही है। इससे शिक्षकों का बोझ बढ़ जाता है। जब भी हम लोगों ने बोझ की बात की हमेशा उसको हम नकारते हैं। अब इसने क्या पूछा? नहीं पूछा है, नहीं केवल एक है, तो उसका आंसर क्या हुआ? डी। प्रश्न नंबर 39 ये क्या कहता है पूरे आवर्ती वितरण रिकरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है? प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। इसको पढ़ने से आपको आएगा ये है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? ये कहता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। शिक्षा के मुख्य स्थान किसका है? अध्यापक का? ऑफ कोर्स नहीं, नो बिल्कुल नहीं। हम पढ़ाई अध्यापक के हिसाब से नहीं करवाते हैं। प्रशासक का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभिभावक का ना कोई मतलब नहीं है इसका भी। बालक का ऑफ कोर्स। जब भी हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है? सेंटर कौन होता है पूरी शिक्षा व्यवस्था का? वो होता है विद्यार्थी, बालक के। जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी शेड्यूल्स होते हैं, एग्जाम होता है या जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब किसके इर्द गिर्द रहती है? हमेशा विद्यार्थी के, बालक के। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन भी समाप्त हो जाता है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सीरीज के अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उसमें फिर से आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के का उत्तर देंगे आप, और उत्तर के साथ अपने आप को आप असेस कर पाएंगे, और जहाँ कमी रहेगी उस पर फिर से ध्यान से काम करेंगे। और याद रखिएगा जब भी इस तरह के प्रश्न उत्तर आप कहीं भी कभी भी करते हैं तो पेन पेपर लेके बैठिए। सारे जो भी आपके प्रश्न जितने भी आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइए और लास्ट में आप एंटर दबाइए, ताकि आपको ये समझ में आए कि कितने सही थे और कितने गलत थे। जो गलत थे वो क्यों गलत थे, रिवीजन की ज़रूरत है, नया पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर क्वेश्चन समझने में दिक्कत आई। इससे आप अपने जो अंक हैं अच्छे बेहतर अंक ले पाएंगे और ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। थैंक यू सो मच।